नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केरल में 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी, सबरीमला तीर्थ यात्रा स्थगित। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पहले टर्म का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। देश में 98 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। हरियाणा में तीसरे सीरो सर्वे में 76.3% आबादी में कोविड एंटीबॉडीज पाई गईं। भारत और इजरायल के बीच कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता देने पर सहमति। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार के बीच रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के विकास के लिए समझौता। और 2020 विश्व कप क्रिकेट के पहले अभ्यास मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में जागृति शर्मा के साथ मैं निखिल कुमार। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, भारतीय विद्यार्थियों को भारतीय सभ्यता के मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है एनी बेसेंट। वर्ष 1898 एनी बेसेंट ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय विद्यार्थियों को हिंदू सभ्यता के मूल्यों की शिक्षा दी जा सके और उनमें भारतीय होने का गौरव विकसित किया जा सके। वर्ष 1910 में एनी बेसेंट ने एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया। ऐसा नहीं होने पर 1911 में पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य के सहयोग से सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्गम केंद्र बना। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का सही उत्तर मिला है और लकी विजेता हैं जमशेदपुर झारखंड के उलियान की सुश्री प्रत्याशा आदर्श। मैं प्रत्याशा आदर्श जमशेदपुर झारखंड की निवासी हूँ। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और आकाशवाणी समाचार की नियमित श्रोता हूँ। झारखंड के महानतम स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, टाना भगत जैसे अनगिनत सपूतों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर मैं खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आकाशवाणी द्वारा शुरू की गई आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला से मुझे ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता चला जिनसे मैं अपरिचित थी। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज में हमारा आज का प्रश्न। तमिलनाडु में पंचलानकुरिची किला किस महान योद्धा के स्मारक के रूप में जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। तमिलनाडु में पंचलानकुरिची किला किस महान योद्धा के स्मारक के रूप में जाना जाता है? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 882654
6262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। कुशीनगर वो स्थान है जहां महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये नगर बुद्ध सर्किट का एक प्रमुख भाग है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों के विकास के लिए सरकार की ओर से बुद्ध सर्किट योजना तैयार की गई है। बुद्ध सर्किट से जुड़े तमाम स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनमें सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, संकिशा और कपिलवस्तु शामिल हैं। इन स्थानों पर हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं और सारनाथ में ये संख्या सबसे ज्यादा होती है। आकाशवाणी से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश मेश्राम ने कहा कि राज्य सरकार इन स्थानों के विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सारनाथ में लगभग 100 करोड़ की धनराशि से जो विश्व बैंक से वित्त पोषित है, उससे एक बड़ी आयोजना करके वहां की सारे प्रोमेनेड सड़कें सबको दुरुस्त किया जा रहा है। कुशीनगर में काम किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कपिलवस्तु, श्रावस्ती पे काम पूरा का पूरा चल रहा है। अभी हमने कौशाम्बी और संकिसा में भूमि अधिग्रहण और वहां की पूरी प्लानिंग कर ली है और जल्दी उस पर भी काम चालू करेंगे। कल से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा से बुद्ध सर्किट से जुड़े स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों से श्रद्धालु सीधे कुशीनगर पहुंच सकेंगे। कुशीनगर में डॉक्टर विवेक पांडे के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केरल में जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण जलाशयों में पानी बढ़ने से 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल पथानमथिट्टा में कक्की जलाशय और त्रिशूर में शोलायर बांध के द्वार खोले गए और धीरे धीरे पानी छोड़ा गया। इडुक्की जलाशय में जलस्तर 2397 फीट से ऊपर चले जाने के बाद अधिकारियों ने आज सवेरे 11 बजे बांध के 2 द्वार खोलने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने बांध के निकट रहने वाले लोगों को सचेत रहने को कहा है। इडुक्की के जिला अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों को क्षेत्र से बाहर लाया जाना है, उनकी सूची तैयार कर ली गई है। पंपा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सबरीमला मंदिर की तीर्थ यात्रा रोक दी गई है। मौसम विभाग ने केरल के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य में कल से 3-4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। राज्य में शुक्रवार और शनिवार को तेज वर्षा हुई, जिसके कारण 4 जिलों में बाढ़ आ गई और जमीन धंसने की घटनाएं हुई। उधर मध्य प्रदेश के कई भागों में मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आगर मालवा जिले में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए।
मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि राज्य के कई जिलों में 2 से 3 दिनों तक गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। इस बीच राजधानी भोपाल और इंदौर सहित राज्य के कई हिस्सों में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम और सुहावना हो गया है। वहीं आगर मालवा जिले में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश में अब तक 98 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 69 करोड़ 87 लाख पहली डोज और 28 करोड़ 72 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 79 लाख 74 हजार से अधिक टीके लगाए गए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन ने कहा कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि कोविड टीके का विकास भारत में ही हुआ है। हमारे लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत योगदान रहा और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का भी बहुत योगदान रहा कि ये वैक्सीन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई है। एक वैक्सीन तो इंडिया में ही डेवलप हुई है और सबने मिलके ये उपलब्धि में हमें वैक्सीन प्रोवाइड करी कि हम 1 करोड़ पर डे से ज्यादा भी लगा सके। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारे लिए कि प्रोटेक्शन मिलेगा कोविड-19 इन्फेक्शन से भी, और जिनको हो भी गया उनको बहुत माइल्ड होगा। ओडिशा ने कोविड की रोकथाम में 1 करोड़ से अधिक लोगों के पूर्ण टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल तक 1 करोड़ 26 हजार से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके थे। कोविन डेटा के अनुसार राज्य के 3 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 2 करोड़ 43 लाख लोगों को पहला टीका, जबकि 1 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य ने इस वर्ष के अंत तक सभी नागरिकों को पहला टीका लगाने का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस बीच ओडिशा प्रशासन ने कोविड महामारी से मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की तैयारी शुरू कर दी है। ये राशि उन्हीं लोगों के परिजनों को दी जाएगी जिनकी कोविड से संक्रमित होने के 1 महीने के भीतर या तो घर में पृथकवास के दौरान या अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रज्ञानी पांडे। हरियाणा में तीसरे सीरो सर्वे में 76.3% आबादी में कोविड-19 एंटीबॉडीज पाई गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल चंडीगढ़ में तीसरे सर्वे के परिणाम जारी किए। ये हरियाणा में अब तक कराया गया सबसे व्यापक सीरो सर्वे था। इसमें लगभग 36,520 लोगों को शामिल किया गया। श्री विज ने बताया कि सर्वे में दोनों प्रकार के प्राकृतिक और वैक्सीन जनित एंटीबॉडीज का आकलन किया गया। भारत और इजरायल ने एक दूसरे के कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता देने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री यायर लपिड के बीच कल हुई वार्ता के बाद ये घोषणा की। डॉक्टर जयशंकर 3 दिन की इजरायल यात्रा पर हैं। उन्होंने इजरायल के सरकारी अधिकारियों, व्यापार प्रमुखों और भारतीय यहूदी समुदाय के साथ बैठकें की। इजरायल के विदेश मंत्री के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उनकी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अगले महीने मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता बहाल करने पर भी चर्चा हुई। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केरल में 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी, सबरीमला तीर्थ यात्रा स्थगित। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले टर्म का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया।
देश में 98 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। हरियाणा में तीसरे सीरो सर्वे में 76.3% आबादी में कोविड एंटीबॉडीज पाई गई। भारत और इजरायल के बीच कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता देने पर सहमति। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार के बीच रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के विकास के लिए समझौता। और 2020 विश्व कप क्रिकेट के पहले अभ्यास मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्ष 2021-22 के लिए पहले टर्म की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रमुख विषयों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। डेट शीट के अनुसार 10वीं के प्रमुख विषयों की परीक्षा 30 नवंबर से और 12वीं की 1 दिसंबर से शुरू होंगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि डेट शीट बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी बच्चे को तैयारी के लिए पूरा समय मिले। डेट शीट को बनाते समय हमने ध्यान रखा है कि किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, लगभग सफिशिएंट समय मिले। 90 मिनट का केवल क्वेश्चन पेपर है। जो समय दिया गया है वो इस चीज को ध्यान में रख के दिया गया है कि उसमें बच्चे अपनी तैयारी पूरी कर लें। इसका फायदा ये होगा कि बच्चे को अभी भी लगभग 1-1.25 महीने का समय है अपनी तैयारी करने के लिए। हमारा प्रयास होगा कि सारे जो एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स को कराते समय हम कोविड का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। स्कूल्स को सैनिटाइज किया जाएगा और सारी सुविधाएं वहां इस बात के लिए उपलब्ध रहेंगी कि किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। महाराष्ट्र सरकार ने कल से कॉलेजों में सभी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाविद्यालयों के संचालन से जुड़े सभी लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। केवल वही महाविद्यालय या शिक्षा संस्थानों को अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करने की अनुमति होगी जो प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं है। इसी तरह जिन्होंने कोविड प्रतिबंधक टीकों की दोनों खुराक लेकर अपना टीकाकरण पूरा किया है, केवल उन्हीं छात्रों को तथा शिक्षक और बिगर शिक्षा कर्मियों को महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र की कॉपी शिक्षा संस्थानों में जमा करनी होगी। महाविद्यालयों में केवल 50% उपस्थिति के साथ वर्ग चलाए जाएंगे। इन संस्थानों के भीतर सभी दुकान, कैफेटेरिया, कैंटीन बंद रहेंगे। सभी कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा। जिन छात्रों को महाविद्यालयों में आना संभव नहीं है उनके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स जैसी विशेष सुविधा मुहैया करानी होगी। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और व्यापारिक उद्यमों की स्थापना के लिए प्रदेश प्रशासन तथा दुबई सरकार के बीच समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि हाल ही में तय हुआ 28,400 करोड़ रुपए का औद्योगिक पैकेज जम्मू और कश्मीर का विकास सुनिश्चित करेगा। पूरे विश्व को भारत के ऊपर आज विश्वास है कि भारत बहुत अहम भूमिका निभाएगा भविष्य में विश्व व्यापार में। मैं समझता हूं बड़े रूप में विश्व भर से लोग जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए आएंगे। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि क्षेत्र में अनुमान से ज्यादा निवेश की संभावना है। अनुमान हम लोग कर रहे थे कि 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन आज जिस तरह का उत्साह इंडस्ट्री के लोग दिखा रहे हैं और जो प्रपोजल हमारे पास आए हैं, मुझे लगता है कि ये कहना मुश्किल होगा कि 60,000 करोड़ होगा कि 70,000 करोड़ होगा। पुरुषों के 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल रात दुबई में पहले अभ्यास मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में भारत ने 3 विकेट पर 6 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। भारत का दूसरा अभ्यास मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ कल शाम भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत अगली पीढ़ी लोकतांत्रिक नेटवर्क पहल के तहत 75 लोकतांत्रिक देशों के युवा नेताओं को आमंत्रित करेगा। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल और अन्य प्रमुख दलों के 35 वर्ष से कम आयु के युवा नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर मंगलवार स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीरगाथा कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 19 अक्टूबर 1888 को नमक्कल कविगनार के नाम से विख्यात वी रामलिंगम पिल्लई का जन्म तमिलनाडु के नमक्कल जिले के मोहनूर में वेंकटरमन और अम्मा न्यम्माल के घर हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने 1909 में त्रिची के बिशप हेबर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की। प्रारंभ में उन्होंने नमक्कल तहसीलदार के कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में काम किया और बाद में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। वी रामलिंगम पिल्लई ने देशभक्ति के जोश से ओतप्रोत सैकड़ों कविताएं लिखी। उन्होंने 1930 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 1 साल जेल में रहे। उनके उपन्यासों और गीतों ने तमिलनाडु के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन और दुश्मन से लड़ने के गांधीवादी तरीकों के बारे में बताया। प्यार से राष्ट्रवादी कवि कहे जाने वाले रामलिंगम पिल्लई ने लिखा था, बिना तलवार और बिना रक्त के एक युद्ध छेड़ा जा रहा है। जो सत्य की अमरता में विश्वास करते हैं वे बिना किसी हिचकिचाहट के शामिल हो सकते हैं। गांधी என்ற சாந்தமூர்த்தி தேர்ந்து காட்டும் செந்நெறி மாந்தருக்குள் தீமை குன்ற வாய்ந்த தெய்வ மார்க்கமே। रामलिंगम पिल्लई के उपन्यास मलाइकलन पर स्वतंत्रता के बाद एक तमिल फिल्म बनाई गई थी जो सुपरहिट हुई और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रपति पदक हासिल हुआ था। इस फिल्म को बाद में हिंदी में आजाद के नाम से बनाया गया। एक भारतीय और तमिल होने के गौरव पर उनकी कविताओं और खादी पर उनके छंदों को आज भी तमिलनाडु में उद्धृत किया जाता है। उन्हें 1971 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 1929 में आज ही के दिन यानी 19 अक्टूबर को निर्मला देशपांडे का जन्म नागपुर में विमला और पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे के घर हुआ था। उनके पिता को मराठी अनामिकाची चिंतानिका में उनके काम के लिए 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। निर्मला देशपांडे ने नागपुर से राजनीति विज्ञान में एमए किया था। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से भी पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने नागपुर के मॉरिस कॉलेज में राजनीति विज्ञान में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। देशपांडे 1952 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने गांधी के ग्राम स्वराज्य के संदेश के प्रचार के लिए पूरे भारत में 40,000 किलोमीटर की पद यात्रा की। उन्होंने माना कि गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करना मुश्किल है, फिर भी उनका मानना था कि वास्तव में लोकतांत्रिक समाज की दिशा में आगे बढ़ने का यही एकमात्र उपाय है। पंजाब और कश्मीर में जब हिंसा अपने चरम पर थी, तब देशपांडे को इन राज्यों में शांति मार्च के प्रणेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने जून 1983 से लेकर अपनी मृत्यु तक एक ऐतिहासिक संगठन हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वे कई सामाजिक संगठनों और निकायों से जुड़ी थीं। उन्होंने अखिल भारतीय रचनात्मक समाज की स्थापना की, जिसने 2004 में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता। निर्मला देशपांडे 2 बार राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रहीं। उन्हें 2005 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली और मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली और कोलकाता में हल्की वर्षा का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, अगरतला और गुवाहाटी में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। ईटानगर और गैंगटॉक में तेज वर्षा का अनुमान है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद-उन-नबी आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को मिलाद-उन-नबी की बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और जागृति बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। निखिल, उम्मीदों का पलायन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, कश्मीर छोड़कर जा रहे हैं बाहरी राज्यों के लोग, 2 दिन में 4 गैर कश्मीरियों की हत्या से दहशत। हिंदुस्तान की सुर्खी है, घाटी के हालात पर केंद्र की नजर। कश्मीर और सुरक्षा पर अमित शाह ने राज्यों के डीजीपी और सुरक्षा बलों के प्रमुखों संग बैठक की। पंजाब केसरी की खबर है, स्पेशल ऑपरेशन के लिए टीम कश्मीर पहुंची, 11 जिलों में इंटरनेट सेवा ठप। हिंदुस्तान के अनुसार हाइब्रिड तरीके से चलेंगी देश की सभी हाईकोर्ट, हार्ड कॉपी की बाध्यता नहीं होगी। ई कमेटी ने कहा, हाईकोर्ट इस बारे में नियम बना सकते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक लोक सत्य ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है। सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है नौसेना, जिससे समुद्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। हरिभूमि लिखता है, दसॉल्ट एविएशन जनवरी में राफेल एम विमान का देगी ट्रायल, डील हुई तो बढ़ेगी नौसेना की ताकत। वीर अर्जुन की सुर्खी है, चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती, वृद्धि दर घटकर 4.9% पर। राष्ट्रीय सहारा ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी होने की खबर पहले पन्ने पर दी है। पत्र लिखता है, घोषित कार्यक्रम मुख्य विषयों के लिए है, जबकि लघु विषयों का कार्यक्रम स्कूलों को अलग से भेजा जाएगा। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ट्रेनों में फिर मिलेगी कंबल, चादर, तकियों की सुविधा। इस बार करना होगा भुगतान, एक किट की कीमत 300 रुपए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, 61 वर्षों में सबसे ज्यादा बारिश ने दिल्ली को दिया इस साल का सबसे साफ दिन। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लें। तमिलनाडु में पंचलान कुरुची किला किस महान योद्धा के स्मारक के रूप में जाना जाता है? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केरल में 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी, सबरीमला तीर्थ यात्रा स्थगित। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले टर्म का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। देश में 98 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। हरियाणा में तीसरे सीरो सर्वे में 76.3% आबादी में कोविड एंटीबॉडीज पाई गईं। भारत और इजरायल के बीच कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता देने पर सहमति। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार के बीच रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के विकास के लिए समझौता। और 2020 विश्व कप क्रिकेट के पहले अभ्यास मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।